हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 34 है। 33 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, वीडियो को जो है कि देखा कीजिए और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी किया कीजिए, कमेंट्स भी किया कीजिए एक अच्छा सा, और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिताशय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है कि पिताशय की नलिकाएं यकृति के नलिका के साथ मिलकर एक पीत वाहिनी का निर्माण करती है। दूसरा दिया है कि इसमें किसी भी प्रकार का पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता। एंड तीसरा ये दिया गया है कि ये भोजन में आय हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। एंड चौथा दिया है कि इसमें पीतवर्णक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आदि पाए जाते हैं। देखिए, बात की जा रही है ये किसके बारे में, तो ये बात की जा रही है पिताशय के संबंध में। ठीक है, तो इसके संबंध में बात की जा रही है। तो पिताशय की नलिकाएं यकृति के नलिकाएं के साथ मिलकर के एक पीत वाहिनी का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है पिताशय में, ये भी आपका सही है। ये भोजन में आय हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, पिताशय बिल्कुल सही है। एंड इसमें पीतवर्णक बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आदि पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये चारों जो है कि सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तरंगत की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समानांतर हो तो उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है। देखिए, तरंगत की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समानांतर हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, ये दिया गया है इसमें, तो बिल्कुल सही है कि तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समानांतर हो तो उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इसमें जो है कि तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों का कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, किसमें, अनुप्रस्थ तरंगे में, और यह है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दो तरह की तरंगे होती है। देखिए, ध्वनि तरंगे ये जो है कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है बोला जा रहा है। देखिए, ध्वनि तरंगे जो होती है ना, ये किसके उदाहरण है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग के ही उदाहरण है। तो इट मीन्स कि इसमें बोला जा रहा है कि नहीं है उदाहरण, तो ये क्या है, गलत है, और ये आपका सही है। पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, केवल एक सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूटकर गिर पड़ते हैं। दूसरा है कि यदि हल्की एवं भारी दो गेंदों एक समान वेग से गतिशील है तो उस हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। तीसरा यह दिया गया है कि गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग तथा शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के उदाहरण है। देखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के उदाहरण पूछा जा रहा है, इसमें से कौन से ये बताना है। तो देखिए, पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूट करके गिर जाते हैं। ये जो है कि आपका यहाँ पे कौन सा नियम लागू होता है, न्यूटन का, तो यहाँ का प्रथम नियम लागू होता है, यानी कि जड़त्व का नियम। देखिए, प्रथम नियम क्या है कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और इसको हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। तो ये तो गति के द्वितीय नियम का उदाहरण नहीं है, ये है आपका गलत। ठीक है, गति का द्वितीय नियम क्या है, यह संवेग का नियम है। देखिए, दूसरा, यदि हल्की और भारी दो गेंदों एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। ये बिल्कुल सही है, और आपका यहाँ पे इसका जो न्यूटन्स का द्वितीय नियम है वो जो है कि लागू हो रहा है। ठीक है, तो ये सही है आपका। गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए क्या लगाए जाते हैं, स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, ये भी आपका द्वितीय नियम का ही है। ठीक है, तो आपका 2 और 3 सही है। इसमें पहला क्या है, गलत है। देखिए, न्यूटन का द्वितीय नियम हो गया, पहला नियम बता दिया, और न्यूटन का तृतीय नियम क्या है,
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो इसमें होगा 2 और 3 सही है इसमें, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 3 सही है। गैसोहॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पेट्रोल एवं एल्कोहल का मिश्रण होता है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए बात की जा रही है किसके संबंध में? गैसोहॉल के संबंध में, ठीक है। तो ये जो है कि पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है, क्या? गैसोहॉल, ठीक है। पेट्रोल और किसका? एल्कोहल का मिश्रण होता है, सही है ये। दूसरा है कि इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है कि ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। दूसरा भी आपका सही है, तो ये हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। अक्रिय गैसों में सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण निम्न में से कौन सी गैस करती है? जेनॉन, रेडॉन, आर्गन, नियॉन। देखिए अक्रिय गैस के बारे में अगर हम बात करें तो अक्रिय गैस कौन कौन होती है? अक्रिय गैस होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये क्या है? अक्रिय गैस है। इसको हम नोवेल गैस के नाम से भी हम जानते हैं, या फिर उत्कृष्ट गैस के नाम से भी हम जानते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये जो है ना कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये जो अक्रिय गैस होते हैं वो जो है कि रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं तथा स्वादहीन होते हैं, ठीक है। और इन सारे अक्रिय गैसों में सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण जो है कि कौन सी गैस करती है? तो वो करती है जेनॉन। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तांबे से निर्मित प्रमुख धातुओं में क्यूप्रिक सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। नीला थोथा का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए पहला क्या बोल रहा है कि तांबे से निर्मित प्रमुख धातुओं में क्यूप्रिक सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। नीला थोथा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अच्छा, नीला थोथा का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है CuSO4, ठीक है। नीला थोथा का ये फार्मूला होता है, कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। तो ये दोनों सही है, ठीक है, 1 और 2 दोनों। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ल्यूसाइट एक अत्यंत विषैली गैस है जिसका निर्माण एसिटिलीन व आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराकर किया जाता है। दूसरा ये बता रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसमें ये सही उत्तर बताना है आपको कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए लूसाइट एक अत्यंत विषैली गैस है, बिल्कुल सही है कि लूसाइट जो है कि एक अत्यंत विषैली गैस है और इसका निर्माण एसिटिलीन व आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की क्रिया और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराकर किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग जो है कि बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फायर में इसका उपयोग किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में नहीं किया जाता है। तो ये क्या है आपका? गलत है। तो कौन सा सही है? बस तो एक ही सही है, तो ये हो जाएगा आपका केवल ए। बीटा किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किरणें धनावेशित होती हैं, द्रव्यमान की अधिकता के कारण इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए बात की जा रही है बीटा किरणें के संबंध में। बीटा किरणें क्या होती है? ये धनावेशित होती हैं और नहीं, देखिए अल्फा किरणें जो होती है ना, अल्फा किरणें आपका धनावेशित होती है और बीटा किरणें क्या होती हैं? ये ऋणावेशित होती है, ठीक है। तो पहला ही आपका गलत है। द्रव्यमान की अधिकता के कारण इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। देखिए बीटा किरणें की बात की जा रही है, तो बीटा किरणें में द्रव्यमान की कमी के कारण इनकी गतिज ऊर्जा जो है कि कम होती है, अधिकता के कारण नहीं। किसके कारण? तो कमी के कारण। तो ये दोनों गलत है आपके, ठीक है। 8वें का दोनों गलत है, तो इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ना तो 1 और ना ही 2। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरणों के निर्माण में किया जाता है
ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण ग्लास फाइबर कांच से होता है एंड सोडा कांच एक कठोर कांच है। इसमें आपको सही उत्तर बताना है, ठीक है। देखिए पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। किसका? तो पायरेक्स कांच का। इसका उपयोग जो कि प्रयोगशाला के उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, सही है। ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण ग्लास फाइबर कांच से होता है। ओएफसी की बात की जा रही है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होते हैं इनका निर्माण जो है ग्लास फाइबर कांच से होता है एंड सोडा कांच एक कठोर कांच है। देखिए सोडा कांच जो है ना, एक कठोर कांच नहीं है। सोडा कांच जो है कि एक मृद कांच होता है और इसका उपयोग जो कि खिड़कियों के निर्माण एवं अन्य साधारण कार्यों में किया जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें ओएफसी की, ओएफसी ये ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये आज की डेट में काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। कोई भी मतलब अगर कनेक्टिविटी है कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें तो ये फाइबर के थ्रू ही मतलब जा रही है। आजकल देख रहे हैं सारे लोग ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करती हैं, सारे कंपनियां, जो भी बीएसएनएल हुआ, रिलायंस हुआ, जियो हुआ, मतलब ये जो भी चीज़ें हैं, एयरटेल हुआ, ये सब ओएफसी के थ्रू ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला सही है आपका एंड दूसरा सही है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? तो ये गलत है। तो एक और दो सही होगा ना इसमें, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, एक और दो सही है। ग्लिसरॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। दूसरा है कि शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलकर इसका उपयोग विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है। तीसरा यह है कि यह बाजार में ग्लिसरीन नाम से उपलब्ध है। ग्लिसरॉल की बात की जा रही है, इसके संबंध में बात की जा रही है, ठीक है। तो यह ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है ग्लिसरॉल, तो बिल्कुल सही है कि ये जो है कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, पहला सही है। दूसरा यह है कि शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलकर इसका उपयोग विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है। देखिए ग्लिसरॉल का जो है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, न कि शांत नाइट्रिक अम्ल, ये जो है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है कि मिलकर इसका उपयोग जो है कि विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। और यह बाजार में ग्लिसरीन नाम से उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। यह बाजार में ग्लिसरीन नाम से इसके नाम से उपलब्ध है ग्लिसरॉल, तो एक और तीन सही है इसका। दूसरा क्या है? गलत है। तो एक और तीन कौन सा है? ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, 10 का पहला ऑप्शन की एक और तीन सही है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में दो हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक बड़े परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। दूसरा है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में एक परमाणु नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराकर विखंडित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए बात करते हैं हम नाभिकीय विखंडन की। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में क्या होता है? दो हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक बड़े परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। नहीं, ये होता है आपका नाभिकीय संलयन में। दो हल्के परमाणु नाभिक जो है कि परस्पर संयुक्त होकर के क्या करते हैं कि एक बड़े परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको हम नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया नहीं कहते हैं, उसको हम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहते हैं। ये गलत है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है मैं बताया अभी, ठीक है। एक परमाणु नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराकर विखंडित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये कब होता है? ये नाभिकीय विखंडन में होता है। देखिए पहला और दूसरा, ये जो नाभिकीय विखंडन है इसका परिभाषा ये है और नाभिकीय संलयन का परिभाषा ये है, ठीक है। इट मीन्स कि ये गलत है, दोनों गलत है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो ये तो नहीं तो एक ही सही है और नहीं दो सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, न तो एक और न ही दो। डायबिटीज, एनीमिया आदि से प्रभावित लोगों की उपापचय क्रियाओं का निदान करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, सोडियम 24, कार्बन 14। देखिए डायबिटीज, एनीमिया आदि से प्रभावित लोगों की उपापचय क्रियाओं का निदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं कार्बन 14 का उपयोग। ये डी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि इसकी स्थापना वर्ष 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए की गई थी। दूसरा कि यह किसी भी जैविक संसाधन के जैव संरक्षण और जैविक उपयोग की अनुमतियों का विनिमय करता है। बात की जा रही किसकी?
तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की। देखिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ये जो है कि भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन जो है कि यह एक संस्था है, ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। और इसकी स्थापना जो है कि 2003 में किया गया था। जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 का है, उसको लागू कराने के लिए यह किया गया था। कब? 2003 में इसकी स्थापना किया गया था। बिल्कुल सही है। यह किसी भी जैविक संसाधन के जैव संरक्षण और जैविक उपयोग की अनुमतियों का विनिमय करता है। देखिए किसी भी जैविक संसाधन के क्या जैव संरक्षण, सर्वेक्षण और जैविक उपयोग की अनुमतियों का विनिमय करता है। यह भी आपका सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत वर्ष 1962 में की गई। दूसरा है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहां पे? चेन्नई में है। इसमें से विचार करना है कि कौन सा सही है। देखिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना जो है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है, कौन सा? 1960 का। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब का है? 1960 का है। और इसके तहत जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। कहां पे? तो इसका मुख्यालय जो है कि चेन्नई में है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इसमें हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस गठबंधन की स्थापना भारत एवं ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बैठक में वर्ष 2015 में की गई थी। इस गठबंधन का उद्देश्य स्वच्छ सौर ऊर्जा उत्पादन में तीव्रता लाने के साथ वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी करना है। इसके बारे में बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में। देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये जो है कि एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पे है? तो भारत के गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। और इसका मतलब इस गठबंधन की स्थापना जो है कि भारत और ब्रिटेन के द्वारा नहीं, भारत और फ्रांस, ठीक है, भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन बैठक जो 2015 में हुई थी, उसमें यह की गया था इसका स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका। इस गठबंधन का क्या उद्देश्य है कि स्वच्छ और सौर ऊर्जा उत्पादन में तीव्रता लाने के लिए वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी। देखिए जो वैश्विक कार्बन है उसमें कमी होगा अगर हम इसके वजह से मतलब हम सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करेंगे या फिर और सारी चीजें चलाएंगे, तो इसका यही उद्देश्य है, ठीक है। देखिए ये जो है ना, इसका जो सदस्य देश हैं वो जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले हैं, ठीक है। इसके सदस्य देश, जो भी सदस्य देश हैं वो कर्क और मकर रेखा के बीच वाले हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका ही एक मुख्यालय जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय जो है कि भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये जो है कि आपका पहला क्या है? पहला तो गलत है क्योंकि भारत और ब्रिटेन के साथ नहीं, ये भारत और फ्रांस, ठीक है। दूसरा आपका सही है, तो ये हो जाएगा आपका केवल 2, मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बुद्ध के जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों में गृह त्याग की घटना का प्रतीक है घोड़ा, कमल, वषाण, पीपल, स्तूप। देखिए बौद्ध के जीवन से संबंधित ना कई सारे प्रतीक हैं, ठीक है। इनके जो है कि इसमें जो गृह त्याग की घटना है इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक जो है कि आपका घोड़ा है। जो गृह त्याग की घटना है उसका प्रतीक जो है कि घोड़ा है। देखिए गृह त्याग, इसको जो है कि महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जानते हैं। कमल की बात करें हम, कमल, तो कमल किसका प्रतीक है? तो ये उनके जन्म का प्रतीक है। षाढ़ यौवन का प्रतीक है। पीपल की बात करें तो पीपल जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसका प्रतीक है। स्तूप ये जो है कि उनके मृत्यु मतलब कि महापरिनिर्वाण इसका प्रतीक है, ठीक है। तो इससे पूछा जा रहा है कि इसमें गृह त्याग का पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ए घोड़ा। पयमपल्ली पूरा स्थल वर्तमान के किस राज्य में से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। पयमपल्ली पूरा स्थल ये वर्तमान टाइम में किस राज्य से संबंधित है?
ये बताना है आपको। तो ये संबंधित है आपका तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में ये पयमपल्ली पूरा स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, जिनमें सबसे पहला नगर कौन सा है? हड़प्पा, सोतकाकोह, मोहनजोदड़ो, लोथल। देखिए बात की जा रही है भारतीय उपमहाद्वीप की, इसमें कई आरंभिक नगर खोजे गए, जिनमें से सबसे पहला नगर पूछा जा रहा है कि सबसे पहला नगर कौन सा था। तो सबसे पहला नगर था आपका हड़प्पा। कब किया गया था इसका खोज? तो इसका खोज किया गया था 1921 में। किसके द्वारा? तो राय बहादुर दयाराम शाहिनी जी के द्वारा। और उस समय पे भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो वो जॉन मार्शल थे। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपनिषदों में कोई दृष्टांत समाहित नहीं है। उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। उपनिषद का संकलन पुराणों से पहले किया गया था। एंड उपनिषदों में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्तालापों का समावेश है। इसमें पूछा रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मतलब कि 3 सही है, 1 सही नहीं है। उपनिषदों में कोई दृष्टांत समाहित नहीं है। देखिए उपनिषदों में कोई दृष्टांत समाहित नहीं है, ऐसा नहीं है, दृष्टांत समाहित है, यही आपका सही नहीं है। ठीक है। उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास कर रखते थे, बिल्कुल सही है। उपनिषद का संकलन पुराणों से पहले किया गया था, यह भी सही है। एंड उपनिषदों में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्तालापों का समावेश है, यह भी आपका सही है। तो सही नहीं कौन सा है? तो ये आपका सही नहीं है। महायान संप्रदाय का उदय किस प्रदेश में माना जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल। महायान संप्रदाय का उदय किस प्रदेश में माना जाता है? तो इसका उदय माना जाता है आपका कहां पे? तो आंध्र प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पिछले वीडियो में, इसका आंसर देना था आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया और भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया? अनुच्छेद 31B, अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 30 का ए, अनुच्छेद 31। कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया? ठीक है। और भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। देखिए किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 31 का बी। और 9वीं अनुसूची का निर्माण कब किया गया था? देखिए जब संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियां थी? तो हमारी 8 ही अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची कब बनी? तो देखिए 1951 में ही पहला संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन, और उसी में जो है 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया, 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है कि मराठा इतिहास किसने लिखा है? कर्नल टाड, ग्रांट डफ, विलियम वेब, लॉर्ड वेब। मराठा इतिहास किसने लिखा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है StudyWithSri25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है StudyWithSri के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।